जेनिन वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने 3 आईडीएफ की व्हीकल्स उड़ा दी हैं, जो एक्सप्लोजिव, जिनकी बात हमने पिछले दिनों की थी, जो हमने आपको बताया था कि जो खुद इजरायली कह रहे हैं कि नए तरह के एक्सप्लोजिव्स हैं, लोकली मेड हैं, लेकिन इनमें एक्सप्लोजिव्स बाहर के लगते हैं, ईरान के लगते हैं, वो साबित हो गया। और जो हानि हुई है, आईडीएफ के सोल्जर्स जिस तरीके से उड़ाए गए हैं, वाकई वो जो बात रेजिस्टेंस ने कही थी कि जो गाजा में जो तुम्हें विजय हासिल नहीं हुई, वो तुम वेस्ट बैंक में हासिल कभी नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। वही बात चरितार्थ होते दिखाई पड़ रही है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज यानी 23 जनवरी 2025, 2 दिन बाद लेबनान का सीज फायर है, उसको लेके पूरी राजनीति गर्म है, उसके बारे में आपको बताएंगे। जेनिन की पूरी लड़ाई के बारे में बताएंगे, क्या क्या हुआ। 2 फिलिस्तीनी लड़ाके शहीद भी हुए, घंटों गोली चली। उसके बाद गाजा में एक नई स्थिति पैदा हो गई है। जो सीज फायर का जो सेकंड राउंड है, वो 25 जनवरी की रात 26 जनवरी की सुबह होना है, और उसके लिए तैयारी भी चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो राजनीति हो रही है, ट्रंप का जो पूरा रुख सामने आ रहा है, एक नए तरह का रुख, जो पूरी संभावना है कि पूरी पिक्चर बदल दे, जो शायद एक नए वीडियो में मैं आपके बीच कल बकायदा विजुअल्स के साथ लाऊंगा, लेकिन हल्का सा आपको इंडिकेशन आज भी दूंगा कि क्या क्या पक रहा है। उधर पूरे वेस्ट एशिया में, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में, इजिप्ट में और टर्की में, इन सारे देशों में जो गाजा में हुआ, इस पूरी घटना का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। सीरिया पे भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम जेनिन पे आते हैं। जेनिन में क्या हुआ कि ये देखिए, जो एक तलात गब्ज एरिया है, जो जेनिन कैंप के चारों तरफ है, और एक अजीब तरीके का सेमी सर्कल वहां पर है। अब क्या हुआ कि वो एक सेमी सर्कल जो है, वो एक स्वॉम्प टाइप का है। मतलब जैसे दलदल होता है, तो दलदल का आप एग्जैक्टली दलदल नहीं जिसमें आदमी घुस जाए, लेकिन वो एरिया मतलब जिसमें गीली मिट्टी है और कुछ दलदल जैसा आभास देता है, इस तरह का सेमी सर्कल है। और उस सेमी सर्कल को कई बार इजरायली फोर्सेस क्रॉस कर चुकी है। लेकिन आप देखिए कि जो जेनिन कैंप है, बड़ा कंजेस्टेड सा कैंप है, उसके बाहर इस तरह का एक खुला एरिया है। तो आईडीएफ की फोर्सेस उस खुले एरिया को क्रॉस करती रही हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचती थी। क्यों? क्योंकि वो जो खुला एरिया है और जो जेनिन का कैंप है, उसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। और अगर जेनिन के कैंप के अंदर से आप फायर करोगे उस खुले एरिया में, तो सीधे फिर जेनिन में सिविलियंस को सीधे चोट पहुंच सकती है, अगर वहां से इजरायली वापस फायर करेंगे। इसीलिए रेजिस्टेंस के फाइटर्स वहां पर ज्यादा अवॉइड करते थे वहां से गोली चलाना। लेकिन इस बार जेनिन में वो जैसे ही जो ये तलात अल गब्ज एरिया है, उसके आगे आईडीएफ की फोर्सेस ने बढ़ना शुरू किया व्हीकल्स में, तो उसके बाद सीधे सीधे वहां पर रेजिस्टेंस फाइटर्स ने जमीन पे लेट के गोली चलाई। सबसे पहले जमीन में लेट के गोली चलाई, तड़तड़, और वो पूरा जो इजरायली कॉन्वॉय था वो रुक गया। उसके बाद वो फाइटर्स विड्रॉ कर गए। उसके बाद आरपीजी शेल वहां पर 2 चली, उसके बाद आरपीजी शेल वाले विड्रॉ कर गए, और उसी के बीच एक तीसरी आरपीजी शेल चली, जिससे सबसे पहली जो इजरायली व्हीकल है वो उड़ गई। उसका जो क्रू है 6 लोगों का, वो या तो मारा गया या घायल हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और आईडीएफ की टुकड़ी अल असीर मस्जिद तक पहुंच गई, जो अल जबरियत नेबरहुड में है। लेकिन ये नेबरहुड जेनिन कैंप के अंदर नहीं है। अल जबरियत जो है ये थोड़ा बाहर है उसके, और अल असीर जो मस्जिद है वहां से, क्योंकि वो घेरने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ वो तलात अल गब्ज एरिया वहां से और एक उधर से घेरने की कोशिश कर रहे थे। अल असीर मॉस्क के पास माइंस बिछी थी, जैसे ही इजरायली व्हीकल्स वहां से गुजरी, वहां पर ब्लास्ट हो गया। और ये जो सबसे चौंका देने वाली बात है कि अल असीर मस्जिद के आसपास आईडीएफ ने ऑलरेडी अपना एक नेटवर्क बिछा रखा था। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के भी लोग जो इजराइल की अभी तक मदद कर रहे हैं, वो भी वहां पर उन लोगों ने रिकॉग्निसेंस किया था। और आप जानते हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का ये इतिहास रहा है पिछले 3-4 महीनों में कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं वो, और जो एक्सप्लोजिव रेजिस्टेंस फाइटर्स इजरायलीज को उड़ाने के लिए लगाते हैं, उनको खराब कर देना या उनको डिसेंबल कर देना, उनको डिसेबल कर देना, इस तरह का काम जो है वो पैलेस्टीन अथॉरिटी करती रही। तो फिर सवाल यह है कि अल असीर मस्जिद के पास क्या हो गया कि वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने पूरा उस एरिया से वो गुजरी और उसने वापस रिपोर्ट किया इजरायलीज को कि ये एरिया सेफ है।
और वहां से जैसे ही व्हीकल निकली ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस से मिला हुआ है, या फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाकों ने इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है और वो जब चाहते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को अपनी तरीके से घुमा देते हैं। हालांकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो गद्दारी है, जो उनकी पूरी आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो डिफीटिज्म की विचारधारा है, सरेंडर की विचारधारा है कि हम इजराइल से लड़ नहीं सकते तो उसका साथ दो अपने ही लोगों के खिलाफ। बिल्कुल जो कोलैबोरेशनिस्ट जैसे गद्दार हिंदू, मतलब जितने कम शब्दों में ऐसे लोगों को गरियाया जाए उतना कम है, मतलब जितने ज्यादा शब्दों में गरियाया जाए उतना कम है। और ये आप देखिए ये जो दो ऑपरेशन हो गए, ये अब आज ये मतलब समझ लीजिए सुबह और दोपहर के बीच में करीब 10 बजे फिलिस्तीनी समय में तलात अल गब्ज में और अल असीद मॉस्क में। और उसके बाद देखिए जो एक खबर आई कि कुछ जो पहले जो अब सामने आ रहा है कि फिलिस्तीनी जो कैदी जो कुछ शहीद हुए, करीब आपको पता है, मैं बताता रहा हूं कि करीब 60 से ऊपर फिलिस्तीनी कैदी कस्टोडियल डेथ में मारे जा चुके हैं। उनको जिस तरीके से मारा गया है, उनके लिम्स को पहले तोड़ा गया, हीमोटोमा पैदा किया गया कई जगह, मतलब बहुत ही साइंटिफिक तरह से ब्रूटैलिटी एक नए लेवल पे पहुंच रही है। नाजीज के समय भी ऐसा नहीं था। नाजीज सीधे सीधे गैस छोड़ के मास एक्सटर्मिनेशन में बिलीव करते थे कि एक साथ मार दो। ये तो तड़पा तड़पा के जो मारने का जो ये स्टाइल है, सोचिए 1940 में 1945 में विश्व युद्ध लड़ा गया इस तरह की ब्रूटैलिटी के खिलाफ, और आज 2025 में 2024-2025 में इस तरह की ब्रूटैलिटी पूरी दुनिया ने वीडियो पे लाइव देखी। और अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी जो बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे वीडियोस जो प्रेजेंस के हैं, जो इधर उधर के हैं, वो तो सामने नहीं आए हैं। और इसीलिए देखिए जो चाइनीज ऐप है टिकटॉक, उसमें बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, उसको अमेरिका ने लगभग बैन कर दिया। अभी वो बैन कुछ दिन के लिए ट्रंप ने रोका है, लेकिन टिकटॉक पे ये सिचुएशन है कि फ्री पैलेस्टाइन आप लिखिए तो वो दिख नहीं रहा। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है एक्स पे भी कल को आ जाए, लेकिन वहां पर देखिए ट्रंप का एक डंडा चल रहा है। ट्रंप ने जो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, ट्रंप ने ये भी ट्रंप ये समझ रहा है कि अमेरिकन सोसाइटी जो ट्रंप को चुना वो बड़े डेस्परेशन में चुना है, और वो बहुत बड़ा रिएक्शन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से वहां की जनता को है। जो जनता चाहती है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में दादागिरी करता है, अपने लोगों की खैर नहीं लेता, अपने लोगों पे पैसा नहीं खर्च करता, इजराइल और यूक्रेन पे पैसा खर्च करता है। तो ट्रंप ने देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा है जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ है। यूक्रेन के मामले में भी पीस की बात कर रहा है, गाजा में उसने खुलेआम कह दिया। और आप देखिए, मैं आपको अंत में बताऊंगा, अब अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए 2-3 वीडियो से ये बातें आ रही है, समय इसमें ड्रॉप कर रहा है, जो वॉच टाइम है ड्रॉप कर रहा है। और आप लोग कमेंट भी उस तरह से नहीं कर रहे हैं। इससे मैं आपको अपील कर रहा हूं कि आप कमेंट करिए, आप उसमें मैक्सिमम टाइम तक इसको अंत तक पूरे वीडियो को देखिए। अब ये जो ट्रंप वाली बात है, ये बहुत इसमें अहम बात है। इसको मैं आखिर में इसलिए बता रहा हूं, कोई और वजह नहीं है, कि उसके जो डिटेल्स हैं कुछ, वो देखिए धीरे धीरे मेरे पास आ रहे हैं, और उनको कोलेट करने के लिए आपको पहले एक बैकग्राउंड बताना होगा। और बैकग्राउंड देखिए ये है कि इजराइल जिस तरीके से पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है टॉर्चर को, पूरा संस्थाबद्ध कर रहा है, मतलब ये पूरा जो, और ये लंबे समय से चल रहा है। ये देखिए इसकी पूरी हिस्ट्री आई है कि 1990 से लेके 2000 से लेके एक लंबे समय से इजराइल ने यह काम किया है कि किस तरीके से टॉर्चर को फिलिस्तीनी जो जिंदगी है या फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार, उसको नॉर्मलाइज कर दो, उनको कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह बैठा दो कि अरे भाई ठीक है, हमारी सिंपैथी है, हमारी सहानुभूति है, लेकिन चलो अगला वीडियो देखते हैं। इसको आगे कर दिया हमने, जो हमने देखा वीडियो की बच्चों का कत्ल हो रहा है, इसका उसको हमने आगे कर दिया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुस्लिम हैं, चाहे हम किसी भी उसके हैं, हमारे दिमाग को कंडीशन किया जा रहा है कि हम फिलिस्तीन से खास तौर पे, बाकी जगह छोड़ दी, फिलिस्तीन से खास तौर पे जो ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं बच्चों की मौतों की, औरतों के जलील होने की, उनकी मौतों की, और नॉर्मल सिविलियंस की हत्याओं की, ऐसी पिक्चर्स को हम माने ठीक है फिलिस्तीन में चलिए हो रहा है, रेजिस्टेंस भी लड़ रहा है, लेकिन चलिए ये भी हो रहा है, हम उन सारी चीजों को हम एक्सेप्ट करने के ऊपर आ गए।
ऐसे भी लोग हम लोग मतलब जो लोग फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन कॉज के साथ हैं, फिलिस्तीनी आजादी के साथ, वो भी इसको नॉर्मलाइज, उनके दिमाग को भी कैसे कंडीशन किया जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। कोई भी इस तरह का मौका हो उस पर कमेंट करना मत भूलिए। कोई भी इस तरह के अत्याचार दुराचार का वीडियो हो उसको आप उसको आगे बढ़ाइए। उसके बाद देखिए जो इजराइल ने वेस्ट बैंक में जो वो दो जो मार खाई, शुरू में मैंने आपको बताया, अभी और भी कुछ आपको बताना है उसके बारे में। उसमें देखिए जो हमास ने ये कहा है कि करीब इजराइल ने अनाउंस किया है कि 1000 सेटलमेंट, मतलब 1000 सेटलमेंट्स वो और वेस्ट बैंक में बनाएगी। और उसने ट्रंप को मक्खन लगाने के लिए ये भी अनाउंस कर दिया है कि करीब 4000 एकड़ जमीन वो ट्रंप के नाम कर देगा। मतलब वो जो सेटलमेंट बनेगा इजरायलीज का, उसका नाम ट्रंप सेटलमेंट होगा। हालांकि ट्रंप पे उसका कोई असर नहीं पड़ा, वो आपको आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए जो दो फिलिस्तीनी लड़ाके शहीद हुए, जो कि कलकलिया के अल फंदूक ऑपरेशन, जिसमें वीआईपी सेटलर्स को फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा था, उसके एग्जीक्यूटर्स थे, उनकी वो आज शहीद हुए जनिन में, बुर्किन में, जो कल से जो आईडीएफ ने घर को घेरा था। मोहम्मद नजाल और कुतैबा शलाबी जकर ने, मोहम्मद नजाल और कुतैबा शलाबी जकर ने, ये दो शहीद हैं। इनको अमरीश मिश्रा स्पीक श्रद्धांजलि देता है। और उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इन दोनों ने करीब 12 घंटे इजरायली फोर्सेस को रोका अपने 4-5 साथियों के साथ, और उसमें से कम मैंने कल बताया था 11 से 12 इजरायली सोल्जर्स को घायल कर दिया। और उसमें से कितने लोग मारे गए अभी तक क्लियर नहीं है। और आज जो घटनाएं घटी हैं उसमें जो व्हीकल्स उड़ी हैं उसमें कितने इजरायली सोल्जर्स बने हैं वो भी क्लियर अभी नहीं हो पाया है। उसके बाद देखिए एक जो अल असीर मस्जिद थी उसमें दूसरी घटना घटी, जेनिन में दूसरी घटना घटी, यानी दूसरी एक व्हीकल एक्सप्लोड कर गई आईडीएफ की। फिर भी वहां से आईडीएफ आई, क्योंकि ब्रीफिंग ये थी कि वो जगह सेफ है। आपको याद होगा बेत हनून में भी बड़ी घटना हुई थी, जब नहाल ब्रिगेड, किफिर ब्रिगेड और गेवाती ब्रिगेड, 3 ब्रिगेड के 7 सोल्जर्स मारे गए थे। और उसमें बहुत बड़ी, उसी ने पूरी लड़ाई बदल दी थी उत्तर गाजा की, और पूरा एक मतलब सीज फायर की तरफ चीजें गई। तो वो उसमें भी ये बात थी कि रोड सेफ है, और उससे ये लोग आईडीएफ की फोर्सेस जा रही थी, वो पूरा ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद उसके अंदर भी बम रखा था, बाहर भी। उसके बाद हमास के लड़ाकों ने सुरंगों से निकल के वार भी किया। अब वेस्ट बैंक में देखिए यहां भी जिस तरीके से दोबारा उसी जगह अल असीर मस्जिद के अल जबरियत, जो कि जनरल कैंप के एकदम से ऑलमोस्ट लगा हुआ है, वहां पर दूसरे मतलब 3 व्हीकल्स उड़ी। यहां आप सोचिए 3 व्हीकल्स उड़ी, और कोई भी इसमें यहां पर मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आईडीएफ के लोग कितने मारे गए, उनकी मिलिट्री लीडरशिप इस तरह की है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। हर्जी हलेवी रिजाइन कर चुके हैं, अभी नया चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट नहीं हुआ है। और उसमें जो इजरायली आर्मी के अंदर और जो इजरायली जो पॉलिटिकल जो मतलब सरकार है, उसके बीच द्वंद्व चल रहा है कि 7 अक्टूबर के लिए कौन जिम्मेदार है, अभी जो सीज फायर हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये जो है, और हलीवी के रेजिग्नेशन के बाद आर्मी को ये लग रहा है कि सारा ब्लेम हम पे मतलब हमारे सर पे मढ़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए जो एक पूरा जो एक ये आया, एक एनालिसिस आई है हमास की मतलब रेजिस्टेंस की तरफ से, उसमें ये आया है कि देखिए एक लंबे समय से इजराइल 1990 से पूरी ये प्लानिंग कर रहा था कि कैसे हम जो, अब सोचिए उस समय ओस्लो अकॉर्ड्स भी हो रहे थे, यासर अराफात के हाथ एक हद तक सत्ता भी दी जा रही थी, लेकिन उस समय भी पूरी प्लानिंग ये थी कि हम धीरे धीरे एक ऐसे सिचुएशन की तरफ बढ़ें जहां हमें फिलिस्तीनियों को कुछ ना देना पड़े। और एक स्मोत्रिच वगैरह जो राइट विंग गैंगस्टर्स थे, जो 2005 में जेल में थे, इजराइल के जेल में थे, क्यों थे? क्योंकि वो फिलिस्तीनियों की एनिलेशन की बात करते थे। जैसे ये जो यति नरसिंहानंद या जो इस तरह के अतिवादी तत्व हैं जो यहां पर मुसलमानों के एनिलेशन की बात करते हैं, उनको कोई छूता नहीं है। अब आप सोचिए यति नरसिंहानंद जैसा आदमी अगर मिनिस्टर हो जाए, हालांकि कल को बीजेपी टाइप रूल रहेगा तो वो होगा, और उसके खिलाफ यहां भी रेजिस्टेंस पैदा होगा। मंगल पांडे सेना ऑलरेडी है, और भी फोर्सेस उसमें जुड़ेंगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि यति नरसिंहानंद टाइप आदमी ही है ये स्मोत्रिच। ये जेल में था, लेकिन उसके ये और इतमार बिन गिवर भी जेल में था 2005 में। ये लोग बहुत
अतिवादी मतलब गंदी जबान वाले, जिनको खुद इजरायली ही नहीं, मतलब उनकी ही जेल में था, उनको बाहर करके आप सत्ता दे दी है। तो आप सोचिए कब कहां से कहां इजरायली समाज मुड़ा है। और ये पूरा सोची समझी साजिश है। इजरायली जो स्टेट है 1948 में, वो नरसंहार करके ही वजूद में आया। अब ये कभी मत भूलिएगा, नरसंहार करके इजरायली स्टेट वजूद में आया 1948 में। और उसके बाद से उसने जो भी अपना थोड़ा बहुत इधर उधर चेहरा दिखाया कि नहीं, हम एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, हम फिलिस्तीनियों को भी हक देते हैं, फिर उनको हम सिटीजन भी मैंने बना दिया। लेकिन अंत में आते आते यही सिचुएशन हो गई कि जो अरब इजरायलीज आज इजराइल के सिटीजन हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं है उनके पास, वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। जो वहां के जूस हैं वो पहले दर्जे के नागरिक हैं। जो जूस को अधिकार हासिल हैं वो वहां के अरब इजरायलीज को हासिल नहीं है। और उसके बाद जो 1967 में जो गाजा और वेस्ट बैंक इजराइल ने लिया इजिप्ट से और जॉर्डन से, क्योंकि जो 6 डे वॉर हुई थी, उसके बाद इन दो जगहों पर जो इजराइल का वादा था और यूएनओ का रेजोल्यूशन है कि इजराइल इन जगहों को से कब्जा अपना हटा के और फिलिस्तीनी राज की स्थापना यहां होगी, उसको पूरी तरीके से ना ही केवल उसको रौंदना, बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर यह पूरा कंसेप्ट ले आना कि फिलिस्तीनी राज को, कि फिलिस्तीनी जो हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। अभी आप किसी भी देखिए बड़े उस पे जाइए, पार्टीज में जाइए, उस पे जाइए, आपको सारी चीजों के मतलब बहुत सारे ऐसे, और मैं आमतौर पे बात नहीं कर रहा हूं, जो लिबरल्स की पार्टी इस तरह की जो गैदरिंग्स हैं उसमें चर्चा बहुत होता है, ये बड़ा बुरा हो रहा है। लेकिन उसमें आप ये देखिएगा कि कभी मतलब जो फोकस तरीके से, जैसे बाकी जगह अगर कुछ ज्यादती हो रही है उस पर बात होती है कि यहां देखिए उसने ये कर दिया, अफ्रीका में ये हो गया, फिलिस्तीनियों के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। पता नहीं क्या, और मैं जानता हूं इसको, क्योंकि ये देखिए ये पूरा इसको कंडीशनिंग कहते हैं, इसको दिमाग में बैठा दिया गया है कि फिलिस्तीनी दोयम दर्जे के नागरिक हैं। लेकिन वही फिलिस्तीनी आज दुनिया में क्रांतिकारी आंदोलन के नायक है। जो भी क्रांति चाहता है, जो भी बदलाव चाहता है, जरा सा चलिए क्रांति भी छोड़ दी, जरा सा सुधार चाहता है, कोई ऐसा इंसान नहीं है आज की तारीख में जो सुधार ना चाहता हो अपनी स्थिति में। उस सुधार के लिए भी आपको क्रांतिकारी तरीका अपनाना पड़ेगा। सुधार आप चिट्ठी लिख के और सोशल मीडिया पे लिख के और केवल धरना प्रदर्शन करके सुधार भी नहीं मिलेगा, आपको सुधार भी नहीं होगा। उसके लिए भी आपको क्रांतिकारी एक्टिविटीज आपको करनी होगी, आपको हथियार भी उठाना पड़ेगा। ये जो मैसेज है क्योंकि फिलिस्तीनी समझ गए इस चीज को कि चाहे वो कुछ भी कर ले, जितना, क्योंकि उन्होंने किया, बड़े जन आंदोलन किए, अलेक्सा फ्लड नंबर 1, फिर उसके मतलब ये इंतिफादा नंबर 1, उसके बाद इंतिफादा नंबर 2, और उसमें सब में उन्होंने देखा कि इजराइल का पैटर्न और ज्यादा जालिम होता जा रहा है, और ज्यादा, और दुनिया और ज्यादा उनको इस रूप में देख रही है कि ये तो इसी मतलब इनकी जो बदहाली है इसकी तरफ से हम आंखें मोड़ लें। ये अजीब सी स्थिति है। उसके बाद यह तय हुआ कि नहीं, हथियार जब तक नहीं उठाओगे दुनिया इज्जत भी नहीं देगी, और दुनिया को पूरी तरीके से इजराइल कन्विंस कर देगा कि फिलिस्तीनी जो कॉज है वो लॉस्ट, इट्स अ लॉस्ट कॉज। भारत में भी यही कोशिश हुआ 1857 के बाद। वो तो इतना ज्यादा हम लोगों के पुरखों ने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे दी थी कि वो पूरा एक ये बन गया कि विदेशियों मतलब अंग्रेजों का विरोध करना हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का हिस्सा है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों के अंदर ये बात बैठा दी गई कुर्बानियों से, और अंग्रेजों को जिस तरीके से मारा, अंग्रेजों ने भी जिस तरह से जाति की, उससे ये बात हिंदुस्तानियों के दिल और दिमाग में बैठ गई, कंडीशनिंग रिवर्स हो गया। हालांकि अंग्रेजों ने देखिए मुल्क को बांट दिया और कहीं ना कहीं उनकी चाल 50% सफल रही, लेकिन 50% वो असफल भी रहे और आजादी मिली भारत को। और अब ये लड़ाई है कि हम कैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह के तमाम जो उनका कॉन्फेडरेशन बना के, और फिर हम कैसे, मतलब कॉन्फेडरेशन मतलब सबकी अपनी आजादी रहेगी, लेकिन एक कॉमन एक दोस्ती सब में रहेगी, और एक कॉमन बहुत सारे इंटरेस्ट रहेंगे, और मतलब ट्रेड से लेके इकोनॉमी से लेके सारी चीजें। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको लेके अगर भारत आगे बढ़े तो साउथ एशिया में बड़ी ताकत, और साउथ एशिया क्या, फिर तो विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत बन के भारत अपने आप उभरेगा, जो कि कभी भी बीजेपी वाले आपको नहीं बताएंगे। ये जो केवल जो गाली देना जानते हैं एक मजहब को और उन्हीं को एक वो करते हैं, वो इजराइल की लाइन पे चल रहे हैं। और इजराइल की लाइन पे चलने वाला जो भारत में जितना भी एक सोफिस्टिकेटेड तरीका हो, या ये लोग सोचते हो कि बीजेपी वाले की देखिए यहाँ बहुत ज्यादा
मुसलमान है यहाँ, धीरे धीरे चलो, ये करो वो करो। अल्टीमेटली ये उसी लाइन पे जा रहे हैं। यहाँ की पुलिस भी वैसे ही ब्रूटैलिटी, उसी तरीके से एक कंडीशनिंग कर रही है दिमाग की, भारत में कंडीशनिंग कर रही है कि मुसलमान तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं, इनको अपने हकों का अधिकार नहीं है। लेकिन उसमें हमारे जैसे हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि हम आगे आके नेतृत्व करें, और उसमें एक हम लोग भी इस तरीके की जो फोर्सेस हैं इनको हम लोग, अभी तो देखिए चुनाव में बहुत सारी संभावना है, इनको इलेक्शन में सबसे पहले ऐसा माहौल बनाओ कि मतलब ऐसी चीज हो कि इलेक्शन हो रहा है और हिम्मत ना हो बीजेपी की कि उसका कोई काउंटिंग एजेंट घुस पाए। अब इसको लोग कहेंगे कि आप, अब ये बीजेपी यही करती है, वो हरियाणा महाराष्ट्र में इसी तरह से जीती, काउंटिंग एजेंट्स कांग्रेस के और तमाम लोगों के उनको घुसने नहीं दिया। ये तो विपक्ष निकम्मा है, मैं क्या कहूं, कुछ उसके दम नहीं है। नहीं तो अगर वो लड़ता बूथ दर बूथ, जैसे हम लोग लड़ेंगे जब 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, बूथ दर बूथ लड़ाई होगी और उसमें तय हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और हम ही लोग जीतेंगे, क्योंकि वो बीजेपी नहीं टिक सकती उसके आगे, हम लोग के आगे। तो ये देखिए जो पूरी एक सिचुएशन है, ये हमास ने एक सिचुएशन पैदा की, उन्होंने हथियार इसलिए उठाया, और उन्होंने, और ये पूरा देखिए लगातार जो, अभी देखिए एक और चीज आपको बताएं कि इजराइल की मीडिया बड़ी परेशान है, और इजराइल की मीडिया इसलिए परेशान है क्योंकि उसने, अभी देखिए गाजा में सीज फायर के पहले चारों तरफ मौत और मलबा, मौत और मलबा, बस यही था चारों तरफ, कुछ नहीं था, मौत और मलबा। उसके बाद अचानक सीज फायर होता है और लाखों लाखों जो नागरिक हैं वो सड़क पे आ जाते हैं, उसी मौत और मलबे के नाच में, वहीं पर वो आके खुशियां मनाने लगते हैं। और उसके बाद हमास के लोग बिल्कुल अपनी ड्रेस में, फ्रेश ड्रेसेस में, मतलब इसका मतलब है कि वहां पर सब व्यवस्था है सिलाई की, सब कुछ की, और पूरे एक अपने ड्रेस में आते हैं, 3 इजरायली होस्टेजेस को छोड़ते हैं, उनको गाजा के बैग्स देते हैं जो वो कैरी करती हैं, और कॉलर में फिलिस्तीनी झंडा वो तीनों लगाई हुई थी और हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश थे अंदर से, कोई उनकी कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखे हुए था। और वहीं इजरायली प्रिजनर्स जो 90 रिलीज हुए, जिसमें महिलाएं और माइनर्स थे, वो उन्होंने जो चीजें बताई वो एकदम दिल दहला देने वाली थी। तो ये जो देखिए, जो ये पूरी सिचुएशन, इजराइल बहुत परेशान है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि हमने दुनिया को इमेज दी कि देखिए गाजा तबाह हो गया, लेकिन गाजा तो एक दिन में खड़ा हो गया। गाजा में तो सारा पूरा 1400 पुलिस के लोग मारे, जो हमास की पुलिस थी 7 अक्टूबर 2023 के पहले, उसके 1400 उसके मेंबर्स मारे। लेकिन पुलिस अगले ही दिन से, यानी 15 नवंबर को जैसे अनाउंस होता है, और 19 नवंबर को जब हमास के जो आते हैं, जो बाहर लोग आ गए, खैर वो 15-16 को ही बाहर आ गए थे काफी लोग, पुलिस 18-19 तक पुलिस ने पूरा संभाल लिया था। पूरी हमास की पुलिस हजारों की संख्या में दोबारा खड़ी हो गई। जो एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास ने जितने फाइटर खोए उनको फिर उन्होंने खड़ा कर दिया, यानी अगर 20,000 10,000 हमास के फाइटर्स इजराइल ने मारे तो उन्होंने उतने ही फिर खड़े कर दिए। पुलिस जितनी मारी उतनी फिर खड़े कर दी, म्युनिसिपल वर्कर्स जितने मारे फिर खड़े कर दिए, हेल्थ वर्कर्स जितने मारे फिर खड़े कर दिए। ये जो पूरी बात है, ये इजराइल को पूरा इतना बड़ा झापड़, इतना बड़ा झंडाटा जो है वो इजराइल को कभी भी नहीं पड़ा था, कभी, और किसी भी ताकत को दुनिया में इस तरीके का नहीं पड़ा, सिवाय अंग्रेजों को 1857 में जो पड़ा था, उसके अलावा ये कभी भी नहीं हुआ था। और आपको बता दें, जो एक चीज और बहुत बड़ा स्कैम एक अनर्थ हुआ है कि जो एड की ट्रक्स थोड़ी बहुत आ भी रही थी अभी सीज फायर के पहले, उनको आईडीएफ गुंडों से, जो वहां के क्रिमिनल है इजरायली सोसाइटी के, और कुछ वहां पर अरब इजरायली जो क्रिमिनल हैं, गैंग्स हैं वहां कुछ, तो उनसे लुटवाती थी अपने संरक्षण में। और हमास ने इस पे ऑपरेशन किए, 2 महीने पहले भी किए थे, अभी फिर भी किए, और आज की तारीख में आज एक पूरे गैंग को उड़ा दिया हमास ने, गोली मार दी। और उसमें फिलिस्तीनी भी थे, इजरायली भी थे, दोनों क्रिमिनल्स थे, 8 ट्रक्स को लूट रहे थे। अभी 8 भारी मात्रा में आ रही है, और मैंने मेरे एक्स हैंडल पे वो पूरा उस पे एक पोस्ट भी पड़ा हुआ है। भारी मात्रा में एड आ रही है, करीब 500 से 600 ट्रक्स तक एड पहुंच जा रही है, और उस एड को किस तरीके से हमास के लोग गार्ड कर रहे हैं, और वो गुंडों को, लंपटों को आगे, उसको सामने नहीं आने दे रहे, मार दे रहे हैं। ये देखिए एक बड़ी चीज है। अब देखिए वो जो बात ट्रंप वाली, जो मैं आपको कहने वाला, देखिए ट्रंप ने
जो 20 जनवरी को शपथ ली, फिर 21 जनवरी को उसने बहुत सारी चीजों को साइन किया, बहुत सारे ऑर्डर्स को। उस समय उसके कई पत्रकार भी ओवल ऑफिस में आ गए, एकदम इनफॉर्मल टाइप का, जो बाइडेन के समय कभी नहीं हुआ लेकिन ट्रंप के समय हुआ। अब नेतन्याहू ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने वही पुरानी अपना राग अलापा कि हमास ने देखिए इजरायलियों को मार दिया था और फिर आप आए और आपने ठीक, और जो पहले 2016-2020 के बीच जो आपने जेरूसलम शिफ्ट करा दिया था, अमेरिकन एम्बेसी जेरूसलम को कैपिटल इजराइल का आपने घोषित करवा दिया था और अब्राहम अकॉर्ड्स करा दिए थे, बहुत सारी चीजें इजराइल के पक्ष में की थी। तो हमें उम्मीद है आप उसी लाइन पे चलेंगे और उसके साथ साथ आप ईरान के खिलाफ आप एक्शन लेंगे। इस तरह की चीजें नेतन्याहू ने अपने वीडियो में कही जो ट्रंप को लुभाने के लिए था। लेकिन ट्रंप से जब ये सब सवाल पूछे गए, उसने एक बार भी इजराइल का नाम नहीं लिया। उसने कहा, उससे पूछा गया कि गाजा को क्या आप फिर से रीबिल्ड करेंगे, उसने कहा हाँ, हम अगर मौका मिला तो हम करेंगे। हालांकि उसने कहा कि हमारी लड़ाई नहीं है, ये उनकी लड़ाई है। उसने ये नहीं कहा कि इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जो बाइडेन कहता है कि इजराइल को अपने डिफेंस का अधिकार है। नहीं, उसने नहीं कहा, ये बात बिल्कुल नहीं कही। उसने कहा कि हम गाजा को रीबिल्ड कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, मौसम भी बहुत अच्छा है, जो वहां मिनरल रिसोर्सेज वगैरह, उसकी बात नहीं की जो असली बात है, लेकिन मौसम की बात की, आबो हवा की बात की। लेकिन वो कह रहा है कि अभी तो वहां पर डिमोलिशन जैसे हो गया है, अभी उसको फिर से रीबिल्ड करना, बड़ी खूबसूरत जगह, ये भी उसने कहा कि बहुत खूबसूरत जगह है गाजा। और ये तो उससे कहा गया कि आप कैसे गवर्नेंस में आपकी क्या भूमिका होगी। तो उसने कहा गवर्नेंस में आप देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो गवर्न कर रहे थे वो अब है नहीं, यानी जो हमास की लीडरशिप मारी जा चुकी है वो अभी है नहीं, इस्माइल हानिया और यहिया सिनवार वगैरह, उनको आतंकवादी तक नहीं कह रहा है ट्रंप, जबकि अमेरिका अभी भी ऑफिशियली हमास को आतंकवादी मानता है, यमन अंसार अल्लाह को आतंकवादी मानता है, कई और संगठनों को फिलिस्तीन के आतंकवादी मानता है, हिजबुल्लाह को भी मानता है। लेकिन ट्रंप की बातचीत में कहीं भी ये नहीं झलका। उसकी बातचीत में पता है क्या झलका? उसकी बातचीत में यह बात झलकी कि ट्रंप सीधे हमास से भी हाथ मिला सकता है नेतन्याहू के ऊपर जाके। आज का यही तक, कल इस पे विशेष वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।